गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और एनसीईआरटी के बीच कोलैबोरेशन हुआ है निष्ठा प्रोग्राम के लिए। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उनका एक प्रोग्राम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। सो इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी 1997-98 में और इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा दी जा सके। अब इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में टीचर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी एनसीईआरटी के साथ कोलैबोरेशन किया है। एनसीईआरटी के निष्ठा इनिशिएटिव के लिए। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। कहने का मतलब है जो टीचर्स हैं और जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है, ताकि अगर टीचर्स का डेवलपमेंट होगा तभी वो बच्चों को और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे और बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। एनसीईआरटी की बात करें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। पहले इस मिनिस्ट्री का नाम था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की गई थी लास्ट ईयर तब इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड। सो ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि यूनेस्को ने इसको डेंजर लिस्ट में डालने के लिए रिकमेंडेशंस दी हैं। डेंजर लिस्ट में क्यों डालना है? क्योंकि यूनेस्को के हिसाब से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से इस रीफ का डेटीरियोरेशन हो रहा है, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इसको नुकसान हो रहा है और इसीलिए इसको डेंजर लिस्ट में डालना चाहिए। डेंजर लिस्ट में डालने के बाद यहाँ पर जो टूरिज्म एक्टिविटीज है और बाकी सब एक्टिविटीज हैं उन पर लिमिट लग जाएगी, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इसको अपोज कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है वो उतना सीरियस नहीं है और इसमें जबरदस्ती की पॉलिटिक्स हो रही है। ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चाहता कि इसको डेंजर लिस्ट में डाला जाए? क्योंकि अगर इसको डेंजर लिस्ट में डाला गया तो यहाँ पर जो टूरिज्म एक्टिविटीज हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन लगेंगी और ये एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। तो ये रेवेन्यू सोर्स है और दूसरा ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि जितने सारे लोग टूरिस्ट आएंगे तो लोकल लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इसके विरोध में है। अब ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये अपना देश है, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये फिलीपींस सी है, ये है ईस्ट चाइना सी और ये है तस्मान सी, ये है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही 5 आइज अलायंस के मेंबर हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन कौन से देश इस अलायंस के मेंबर हैं। तो ये तो हुई ऑस्ट्रेलिया की बात। अब इस रीफ की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में है, यानी कि आप यहां देख सकते हो। सो ये वाला एरिया ये है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट न्यूज है तमिलनाडु से रिलेटेड। सो तमिलनाडु ने एक 5 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल अपॉइंट की है। इस काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव है तमिलनाडु सरकार को इकोनॉमिक मैटर्स पर एडवाइस देना और इसमें प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जैसे एस्थर डुफ्लो जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, फॉर्मर RBI गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम। सो रिसेंटली तमिलनाडु सरकार ने इसका गठन किया है। सेंट्रल लेवल पर भी एक ऐसी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर के लिए, यानी ये काउंसिल प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देती है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देने के लिए, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, सो इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ना ही ये किसी कानून के तहत बनाई गई है। सो ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको इस बात के लिए बनाया गया है ताकि वो इंडिपेंडेंटली प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक मैटर्स पर एडवाइस दे सके। रिसेंटली एक और एडवाइजरी ग्रुप न्यूज में था और ये है अजीत मिश्रा एडवाइजरी ग्रुप। सो इस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इसलिए ताकि ये मिनिमम वेज पर रिकमेंडेशंस दे सकें, मिनिमम वेज और नेशनल फ्लोर वेज। अब जो लोग EPFO की तैयारी कर रहे हैं वो एक बात बताइए कि क्या मिनिमम वेज फ्लोर वेज से कम हो सकते हैं और मिनिमम वेज को कौन सेट करता है और फ्लोर वेज को कौन सेट करता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है
यूनाइटेड नेशंस के म्यांमार रिजोल्यूशन से रिलेटेड। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन का मतलब है एक टाइप से प्रपोजल, बाद में सभी मेंबर्स यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सभी मेंबर्स उस पर वोट करते हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन पे वोटिंग की थी और इस रिजोल्यूशन के तहत म्यांमार पर आर्म्स एम्बार्गो लगना था। आर्म्स का मतलब है वेपन्स, एम्बार्गो मतलब रोक, लिमिटेशंस। सो इस रेजोल्यूशन में इंडिया ने एब्सटेन किया है। एब्सटेन का मतलब है कि हमने वोट नहीं किया, ना ही हमने फेवर में वोट किया, ना ही अगेंस्ट में वोट किया। और इसी के कंटेक्स्ट में एक वीडियो ऑलरेडी टेलीग्राम पर पोस्टेड है कि इंडिया का क्या आर्गुमेंट है, हमने क्यों इस रेजोल्यूशन में वोटिंग नहीं की। नाउ एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक और इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया ने कहा है कि हम म्यांमार के केस में आसियान इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं और 5 पॉइंट कंसेंसस को सपोर्ट करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड विच कंट्री इज रिलेटेड टू 5 पॉइंट कंसेंसस। सो ये दोनों जो इनिशिएटिव हैं वो म्यांमार में डेमोक्रेसी को रीएस्टेब्लिश करने के लिए है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि म्यांमार में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और कुछ टाइम पहले वहां पर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। इसको कू बोलते हैं। जब मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से, यानी उन्होंने सरकार कब्जे में ले ली, जैसे पाकिस्तान में कई बार हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की बात करें तो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर टीएस त्रिमूर्ति। नेक्स्ट है फ्लेक्स फ्यूल इंजन से रिलेटेड। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स को मैंडेटरी किया जाएगा। फ्लेक्स का मतलब है फ्लेक्सिबल फ्यूल। सो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है फ्लेक्स फ्यूल और एक है बाई फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है जो व्हीकल एक से ज्यादा फ्यूल पर चल सके। मैं आपको इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दो चीजें हैं, एक है राइस यानी चावल और एक है रोटी। सो आप दोनों चीजें खा सकते हो एक साथ, यानी थोड़ा राइस भी थोड़ा रोटी भी, तो वो हो गया फ्लेक्सिबल अप्रोच। यानी अगर आपका जो व्हीकल है उसका जो इंजन है वो एक से ज्यादा फ्यूल पर चले तो वो हो गया फ्लेक्स फ्यूल इंजन। इसमें खास बात यह है कि ये दोनों जो फ्यूल होंगे वो एक ही टैंक में स्टोर होंगे। बाई फ्यूल का मतलब है इसमें भी एक से ज्यादा फ्यूल पर चलेंगे, लेकिन यहां पर फ्यूल होगा वो अलग अलग टैंक में स्टोर होगा और एक टाइम पर एक ही फ्यूल यूज होगा। एक्चुअली इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि गवर्नमेंट अभी इथेनॉल को प्रमोट कर रही है। इनफैक्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट था, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का, वो पहले था 2030, अब उस टारगेट को 2025 तक अचीव करने की अनाउंसमेंट की है। इथेनॉल की बात करें तो रिसेंटली बिहार भारत का पहला राज्य बना है जिन्होंने अपनी खुद की इथेनॉल पॉलिसी अनाउंस की है। रिसेंटली बिहार न्यूज में था शाही लीची के कारण। ये बिहार का जीआई टैग प्रोडक्ट है। जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो रिसेंटली बिहार ने इसका फर्स्ट कंसाइनमेंट यूके को सेंड किया था, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा बिहार रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि बिहार सरकार ने एक स्कीम अनाउंस की है, मुख्यमंत्री उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर्स योजना। सो ये स्कीम एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए अनाउंस की गई है। नेक्स्ट है एफडीआई डेटा से रिलेटेड। सो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने एफडीआई रिपोर्ट रिलीज की है और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने 2020 में 64 बिलियन एफडीआई रिसीव किया और एफडीआई के मामले में इंडिया 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है। सो ये रिपोर्ट रिलीज की थी अंकटाड ने और इस रिपोर्ट का थीम था इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल रिकवरी। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। रिसेंटली अंकटाड न्यूज में था क्योंकि रेबेका ग्राइंसपैन अंकटाड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है और वो कोस्टा रिका से हैं। नाउ इस रिपोर्ट की बात करें तो इस इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल एफडीआई में कमी आई है। कमी क्यों आई है? बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो 2019 में जो ग्लोबल एफडीआई था वो था 1.5 ट्रिलियन और 2020 में ये घटकर हो गया 1 ट्रिलियन। सो यहाँ पर डाउनफॉल आया है, ये है 35% अप्रोक्सीमेटली डाउनफॉल। जबकि इंडिया की बात करें, ये ग्लोबल लेवल पर है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में 27% का इंप्रूवमेंट हुआ है। सो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट पोजीशन पर है 2020 के हिसाब से, फर्स्ट पोजीशन पर है यूएसए, सेकंड पर चाइना, थर्ड है हांगकांग, फोर्थ है सिंगापुर और फिफ्थ पर है इंडिया। लास्ट ईयर इंडिया 8th पोजीशन पर था। 2019 में हमारा एफडीआई था $51 बिलियन, इस बार है $64 बिलियन। और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इंडिया के केस में, ये मैक्सिमम हुआ है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आईसीटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है कैसावा से रिलेटेड। सो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ने
और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने एक स्टडी में पाया है कि कसावा का इस्तेमाल हो सकता है बायो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, और बायो इथेनॉल प्रोडक्शन से हम जो इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है इन पेट्रोल EBP उसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे। यानी ये जो रॉ मटेरियल है इससे बायो इथेनॉल बना सकते हैं और उस इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड कर सकते हैं, और अभी जो टारगेट 2030 तक अचीव करना था अब उसको रिड्यूस करके 2025 तक कर दिया है। यानी हम उस टारगेट को और जल्दी अचीव कर सकते हैं। इंडिया में इस कसावा को एक और नाम से जाना जाता है, ये है टेपियोका। इसके अलावा शुगर केन है, उसका इस्तेमाल होता है बायो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। लेकिन ये जो कसावा है इसके कई एडवांटेज हैं एज कंपेयर टू शुगर केन। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें स्टार्च कंटेंट हाई है, और कसावा प्रोडक्शन की बात करें तो मेजरली तमिलनाडु और केरल इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं एज ऑफ नाउ। इथेनॉल की बात करें तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने E100 प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया था, ये भी इथेनॉल से ही रिलेटेड है। इथेनॉल एक्चुअली है क्या? ये एक बायोफ्यूल है जो कि बायोमास से बनाया जाता है। बायोमास का मतलब है जो भी लेफ्ट एग्रीकल्चरल फीड स्टॉक है। नेक्स्ट है दिव्यांगता खेल केंद्र। दिव्यांग लोगों को स्पोर्ट्स के फील्ड में सपोर्ट करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक पहल है, जिसके तहत 5 ऐसे दिव्यांगता खेल केंद्र सेटअप किए जाएंगे, और पहला ऐसा सेंटर अहमदाबाद में होगा। अहमदाबाद गुजरात में है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, दिव्यांग लोग यानी जो डिफरेंशियली एबल्ड लोग हैं उनसे रिलेटेड इनिशिएटिव आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और टू बी स्पेसिफिक इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। और प्रेजेंटली इस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं मिस्टर थावरचंद गहलोत। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट न्यूज इवेंट्स। फर्स्ट है एयरबोर्न हाई पावर लेजर। रिसेंटली इजराइल ने ये टेस्ट की है और ये लेजर इतनी पावरफुल है कि ये ड्रोन्स को भी शूट डाउन कर सकती है। नेक्स्ट है स्टीफन लोफवेन। वो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं। रिसेंटली वो न्यूज में थे क्योंकि स्वीडन में उन्होंने मेजोरिटी खो दी है। मेजोरिटी खोने का मतलब है कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास हो गया है। इंडिया में भी नो कॉन्फिडेंस का एक सिस्टम है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है तदांग मीनू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो अरुणाचल प्रदेश से हैं। सेकंड इज रिसेंटली उनको AIBA में अपॉइंट किया गया है। AIBA क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और वो पहली महिला है अरुणाचल प्रदेश से जिनको AIBA में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है लाउरेल हब्बार्ड। वो न्यूजीलैंड से हैं और वो पहले ट्रांस ओलंपियन है, यानी पहले ट्रांसजेंडर एथलीट हैं जो ओलंपिक लेवल पर compete करेंगे। इस बार जो ओलंपिक गेम होने वाले हैं वो टोक्यो में है, टोक्यो जापान में है। नेक्स्ट जान है तो जहान है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, ताकि लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक किया जा सके और जो रूमर्स है उनको खत्म किया जा सके। इसके अलावा कोविड के कंटेक्स्ट में रिसेंटली एक और इनिशिएटिव भी न्यूज में था, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव, और मिनिस्ट्री ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। सॉफ्टवेयर का नाम है कोविड सीवियरिटी स्कोर। जैसे कि नाम से पता चलता है कि कोविड पेशेंट है वो कितने सीवियर हैं, यानी कि उनकी हालत कितनी खराब है, उसके बेसिस पर एक स्कोर तैयार किया गया है, और जिनकी हालत ज्यादा खराब होगी उनको वेंटिलेटर और बाकी सब सुविधाएं जल्दी से जल्दी दी जाएंगी। नेक्स्ट है वर्चुअल वाटर। रिसेंटली IIT गुवाहाटी ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई थी जिसके कंटेक्स्ट में ये टर्म न्यूज में थी। वर्चुअल वाटर का मतलब है वो पानी जो इस्तेमाल तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, आप वीट प्रोडक्शन के लिए जो पानी यूज में लेते हो वो हमने यूज किया लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देगा। वर्चुअल वाटर एक टर्म है जो शो की जाती है उन एरियाज में, यानी कि जहां पर पानी का इस्तेमाल होता है फूड और नॉन फूड कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ये था 21 जून को। 21 जून को योगा डे भी था। इसके अलावा वर्ल्ड म्यूजिक डे भी 21 जून को मनाया गया। इसके अलावा ह्यूमनिस्ट डे भी 21 जून को ही था, और रेफ्यूजी डे था 20 जून को। नेक्स्ट है 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। ये बुक रिसेंटली न्यूज में थी और इसकी ऑथर है ताहिरा कश्यप। नेक्स्ट है CEU ओपन सोसाइटी प्राइज 2021। ये दिया गया है केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर KK शैलजा। नेक्स्ट है सेबी रिकॉन्स्टिट्यूटेड
टेक ओवर पैनल। सो सेबी का एक टेक ओवर पैनल है जिसको सेबी ने रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो इस टेक ओवर पैनल के हेड कौन है? इसके हेड हैं NK सोढी। और रिसेंटली इस पैनल में एक और नए मेंबर को अपॉइंट किया गया है, वो है N वेंकटरमन। लास्ट है वर्ल्ड बैंक एंड IMF हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप। सो रिसेंटली इंडिया के मिस्टर मोंटेक सिंह आलूवालिया को इस हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप में एक मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।